टॉपिक था खाद्य पदार्थों में कार्बोहाइड्रेट की प्रतिशत मात्रा बता रहे हैं। खाद्य पदार्थ है और प्रतिशतता है ये शर्करा 99.4%, चावल है 78.4%, गेहूं का आटा 69.4%, आलू 22.7%, केला 24.7%, आम 11.8%, मूंग 69.4%, मसूर 57.6%, गाजर 1.6% और गाय का दूध 4.4%। कार्बोहाइड्रेटों के कार्य में एवं महत्व है। लैक्टोज शर्करा दुग्ध शर्करा आंतों में पाए जाने वाले उन जीवाणु की वृद्धि में भी सहायक होती है जो कि कैल्शियम के अवशोषणों में सहायक होते हैं। कार्बोहाइड्रेटों के आधिक्य का भी ग्लूकोजन व वसा में रूपांतरण हो जाता है जो कि ऊर्जा के एक सुरक्षित भंडार है। फिर है सेल्यूलोज मल को स्थूलता प्रदान करता है और मल त्याग को सुगम बनाता है। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र के लिए भी ग्लूकोज की एकमात्र ऊर्जा होता है स्रोत है। और वसाएं लिपिड वर्ग के भी अंतर्गत आती हैं और कार्बोहाइड्रेटों को भी भांति वसाएं भी कार्बन, हाइड्रोजन व ऑक्सीजन की बनी होती हैं और लेकिन वसाओं में कार्बन व हाइड्रोजन तो अधिक होते हैं लेकिन ऑक्सीजन कम होती है। और वसाएं ऊर्जा के सबसे समृद्ध स्रोत हैं और ये जल में अघुलनशील होते हैं लेकिन एसीटोन, बेंजीन आदि विलायकों में घुलनशील और रासायनिक दृष्टि से वसाएं ट्राइग्लिसराइड होती हैं और वसाएं निर्जीव द्रव्य निर्माण में भी सहायक होती हैं। 1 ग्राम वसा के पूर्ण ऑक्सीकरण में लगभग 9.0 किलो कैलोरी और 37 किलो जूल ऊर्जा प्राप्त होती है। पाचन के दौरान भी क्षुद्रांश में वसा का धीरे धीरे जल अपघटन होकर के ग्लिसरॉल तथा वसा अम्ल बन जाते हैं और ये समस्त प्रक्रिया अग्नाशय द्वारा भी स्थान्वित लाइपेज एंजाइम की अभिक्रिया द्वारा होती है। फिर वसा के स्रोत प्राणी स्रोत घी, मक्खन, मछली का तेल, मांस, अंडा, पनीर, दूध आदि। फिर पादप स्रोत में नारियल, सरसों, मूंगफली तेल, सूरजमुखी, कुसुम आदि बीजों के तेल और गिरीदार फल और सोयाबीन आदि। फिर हाइड्रोजनीकरण असंतृप्त वसा में हाइड्रोजन का संचरण करके उसे संतृप्त किया जा सकता है और इस प्रक्रिया को हाइड्रोजनीकरण कहते हैं। फिर वसाओं के कार्य एवं महत्व है। कोशिका एवं द्रव्य कोशिकाओं झिल्ली के रक्षक संगठक अनेकों हार्मोनों के लिए भी पूर्वगामी के रूप में भी कार्य करती है। शरीर द्वारा भविष्य में उपयोगी के लिए भी संग्रहित की जा सकती है। और फिर उप त्वचीय वसा ताप रोधक की भांति कार्य करती है। वह ठंड व दाब से रक्षा करती है और संग्रहित वसा मुख्य अंगों को झटकों से बचाने के लिए भी गद्दी के इस भांति कार्य करती है। और शरीर में विटामिन डी व स्टीरॉयड हार्मोन में संश्लेषण में सहायक हैं। और फिर है इसके प्रोटीन। यह शब्द 1938 ईस्वी में बर्जिलियस ने दिया था। हमारा शरीर मुख्यतः प्रोटीन से बना होता है और जीव द्रव्य भी जल के अलावा शेष भाग अधिकांश से प्रोटीन ही है और प्रोटीन शरीर में निर्माण व उपापचय क्रियाओं का भी संचालन करते हैं। प्रोटीन को शरीर की निर्माण इकाई भी कहते हैं। प्रोटीन अमीनो अम्लों से बने हुए बड़े बड़े अणु होते हैं और ये जटिल कार्बनिक यौगिक है जो कि कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन में कभी कभी तो फास्फोरस की प्रचुर मात्रा प्रयुक्त होती है। और शरीर में प्रोटीनों की आवश्यकता निम्न कारणों से है। इसमें वृद्धि व परिवर्तन के लिए, फिर मरम्मत व रखरखाव के लिए, एंटीबॉडी, एंजाइमों व हार्मोनों के संश्लेषण के लिए, शरीर के ऊतकों के निर्माण व कार्य रखरखाव के लिए, शरीर में क्रियाकलापों का नियमन करने में इनको ऊर्जा के एक स्रोत की भांति भी उपयोग किया जा सकता है। 1 ग्राम प्रोटीन से लगभग 4 किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है और प्रोटीन अमीनो अम्लों से बनी हुई होती है और केवल 22 विभिन्न अमीनो अम्ल होते हैं जिनकी की मदद से भी जीवों में पाए जाने वाले लगभग समस्त प्रोटीनों का निर्माण होता है। और पोषण की दृष्टि से अमीनो अम्लों को 2 भागों में बांटा जा सकता है। एक तो है मुख्य अमीनो अम्ल। कुछ अमीनो अम्लों का संश्लेषण जीव शरीर में नहीं होता है और इन्हें भोजन के साथ में लिया जाना चाहिए और इसकी पूर्ति भोजन द्वारा की जानी चाहिए, जैसे कि ल्यूसियन। और फिर है गौण अमीनो अम्ल। इसे विशेषकर कार्बोहाइड्रेटों में शरीर में संश्लेषित किया जा सकता है और इन्हें भोजन में दिया जाना आवश्यक नहीं है। और जैसे कि एलानिन। और प्रोटीन का पाचन वसा की भांति ही प्रोटीन का
उत्तकों में अवशोषण भी है और उनके अमीनो अम्लों की विखंडित है और अवशेषण भी है और अनेक अमीनो अम्लों में विखंडित हुए बिना संभव नहीं है। प्रोटीनों का पाचन भी अमाशय एवं बिना संभव नहीं है। प्रोटीनों का भी पाचन अमाशय में और छोटी आंत में होता है और यहाँ पर अम्ल व एंजाइम प्रोटीनों को अमीनो अम्लों में बदल देते हैं। स्रोत है इसका प्राणी स्रोत दूध, अंडा, पनीर, मछली, मांस व जिगर आदि, और पादप स्रोत में सूती भूसी सहित अनाज, गेहूं तथा मक्का और दालें और सोयाबीन और मूंगफली, गिरीदार फल, चना और फलियों वाली सब्जियां हैं। और एक से अधिक पादप प्रोटीनों का भी भोजन में समावेश जैसे दाल, रोटी, सांभर, इडली करने से इनकी मुख्य अमीनो अम्लों की निम्न के मिश्रण का निर्माण भी हो सकता है। प्रोटीन हमारे शरीर के ऐसे घटक हैं जो कि शरीर के विभिन्न अंगों के निर्माण में मदद करते हैं। उदाहरण के लिए जैसे कैरोटीन नामक प्रोटीन वालों व नाखूनों में विद्यमान होता है और एक कोलेजन प्रोटीन संयोजी ऊतकों में पाया जाता है और एक्टिन व मायोसिन मांसपेशियों में विद्यमान संकुचितशील प्रोटीन के उदाहरण हैं। विभिन्न पदार्थों में प्रोटीन की मात्रा निम्न प्रकार से होती है, जैसे गाय के दूध में 3.5%, मूंगफली एवं दाल में 20% और अंड में होती है आपके अंडे में 11 से 15% और रक्त प्लाज्मा में 70% और मुर्गी के मांस में 24% और सोयाबीन में 43% है। फिर प्रोटीन का प्रकार और प्रकार है। एंजाइम जैव इसका प्रकार है, रासायनिक प्रक्रियाओं में सहायता करता है और अथवा उत्प्रेरक का भी कार्य करता है। फिर परिवहन प्रोटीन रक्त में विभिन्न पदार्थों को विभिन्न ऊतकों तक ले जाता है और हीमोग्लोबिन एक परिवहन प्रोटीन है। फिर संकुचनशील प्रोटीन मांसपेशियों तथा अन्य कोशिकाओं के संकुचन में मदद करता है। फिर संरचनात्मक प्रोटीन में कोशिकाओं तथा ऊतकों में संरचनात्मक तत्व बनता है और रक्षात्मक प्रोटीन में इसमें संक्रमण के से लड़ने में सहायता करना है और तथा माता के दूध में नवजात शिशु को रक्षात्मक प्रोटीन भी प्राप्त होती है। फिर विटामिन, यह नाम 1911 में सी फनक ने दिया था। विटामिन शरीर के लिए भी अति अल्प मात्रा में आवश्यक जटिल रासायनिक पदार्थ है और ये ऊर्जा प्रदान भी करते हैं, लेकिन शरीर में जैव उत्प्रेरक के रूप में भी कार्य करते हैं और ये अच्छे स्वास्थ्य के लिए भी आवश्यक है और शरीर की विभिन्न रोगों से रक्षा करते हैं और उपापचय में इनका महत्वपूर्ण योगदान होता है और शरीर वृद्धि व शरीर परिवर्धन में भी यह तत्व सहायक है। फिर विटामिनों को दो भागों में बांटा जा सकता है। एक तो है जल में घुलनशील विटामिन बी कॉम्प्लेक्स और सी, और बी में है वसा में घुलनशील विटामिन ए, डी, ई और के, और विटामिन एच बायोटीन न तो जल में और न ही वसा में घुलनशील है। पहले चूंकि विटामिन डी के अतिरिक्त अन्य विटामिन हमारे शरीर में नहीं बनते हैं, अतः इनकी भोजन के माध्यम से भी आपूर्ति आवश्यक है और निम्न तालिका से विभिन्न विटामिन उनके स्रोतों व उनकी दैनिक आवश्यकताओं में विटामिनों के अभाव के कारण होने वाले रोगों एवं लक्षणों का भी वर्णन किया गया है। यहाँ बता रहे हैं विभिन्न विटामिन और उनके कार्य और स्रोत व अभाव के कारण होने वाले रोग हैं। पहले तो विटामिन का नाम लिखेंगे, फिर दैनिक आवश्यकता इसकी, फिर कार्य, उसके बाद में सर्वोत्तम आहार और इसका उसके स्रोतों उनकी दैनिक आवश्यकताओं में विटामिनों के अभाव के कारण होने वाले रोगों और लक्षणों का भी वर्णन किया गया है। विभिन्न विटामिनों के उनके कार्य, स्रोत व अभाव के कारण होने वाले रोग हैं। विटामिन दैनिक आवश्यकता, कार्य इनका, फिर सर्वोत्तम आहार, स्रोत और अभाव, रोग और फिर लक्षण। फिर जल में घुलनशील विटामिन, विटामिन बी1 थायमिन, इसका दैनिक आवश्यकता में 1.3 mg लड़के और 1.2 mg लड़कियां, और जल में घुलनशील विटामिन में जैसे कार्य इनका कार्बोहाइड्रेटों के उपापचय, भूख बढ़ाना, हृदय तंत्रिकाओं तथा पेशियों का कार्य करना। फिर सर्वोत्तम आहार स्रोत है ईस्ट, लीवर, पनीर, बेरी, दूध, पत्तीदार सब्जियां, तंत्रिका तंत्र, मांस, साबुत अनाज, और अभाव का रोग इसका हो जाता है बेरी तंत्रिका तंत्र से। और आगे लक्षण इसके
हाथ पांव में दर्द, शरीर में सूजन और हाथ पांव का पक्षाघात और सूजन। फिर है विटामिन B2, ये राइबोफ्लोविन है और इसका दैनिक जीवन प्रयोग है 1.6 तो लड़के mg और 1.4 mg लड़कियां। और इसका कार्य है कार्बोहाइड्रेट तथा प्रोटीन का उपापचय त्वचा को स्वस्थ रखती है। और इसका सर्वोत्तम आहार स्रोत होता है दूध, लीवर, मांस, अंडे, मटर, ईस्ट, साबुत अनाज, हरी पत्तेदार सब्जियां। और फिर अभाव का रोग हो जाता है जो आयरबोफ्लो और वॉनिसिस और प्रकाश लगना और स्टोमेटारिस। और इसका लक्षण जो है वो आएगा अवरुद्ध बढ़ोतरी, मानसिक दोष और मुख के किनारों पर भी त्वचा का फटना, आंखों में जलन और लाल जीभ। और फिर है विटामिन B3, इसका है 1.8 mg लड़के और 1 नियासिन व निकोटिन एसिड ये 1.5 mg लड़कियां। और इसका जो कार्य है, पहले तो प्रोटीन, वसा तथा कार्बोहाइड्रेट के उपापचय के लिए एंजाइम त्वचा को स्वस्थ रखता है। फिर इसका सर्वोत्तम आहार स्रोत है एक तो इसमें मछली, अंडे, फलियां, पत्तीदार सब्जियां, साबुत अनाज, मूंगफली, सेम, टमाटर, आलू और मांस। फिर है इसमें इसके लक्षण जो अभाव के रोग है वो पेलाग्रा है। और विलक्षण इसका है एक तो त्वचा शोध खराब, त्वचा, डायरिया, दस्त और भूलना और मानसिक दोष। फिर है विटामिन B6, इसका जो है कार्य नहीं बता रखा है। और इसके सर्वोत्तम आहार स्रोत हैं एक तो मांस, अंडा, दूध, सोयाबीन, दाल, हरी सब्जियां, अनाज। और इसके अभाव का रोग होगा डर्मेटाइटस रोग। और इसमें जो है दौरे पड़ने का रोग हो जाता है और इसका लक्षण नहीं बताया है। उसके बाद है विटामिन B12, इसका जो दैनिक आवश्यकता में 0.2 से 100 mg। और इसमें कार्बोहाइड्रेटों में जो हो जाता है रक्त निर्माण तंत्रिका, उत्तक, उपापचय, न्यूक्लिक अम्ल और के संश्लेषण में। और इसका सर्वोत्तम आहार स्रोत है लीवर, मछली, पनीर, दूध और अंडा, मांस। और अभाव का रोग हो जाता है जो वह प्राणी अरक्तता। और फिर नेक्स्ट है लक्षण, इसका लक्षण है खाल का पीला पड़ना और सांस फूलना और मंद वृद्धि। फिर है आपके कोबाल एमीन, उत्तक उपापचय है इसका कार्य। और इसका जो स्रोत है पनीर, दूध, अंडा, मांस। और इसका जो अभाव का रोग है वह प्राणसी अरक्तता और लक्षण इसका खाल का पीला पड़ना और सांस फूलना, मंद वृद्धि। फिर है आपके विटामिन C 40 mg है इसका दैनिक आवश्यकता में प्रयोग। और इसका कार्य है रोगों के लिए प्रतिरोधकता, दांत, मसूड़े और जोड़ स्वस्थ रहते हैं। और कटे स्थान और घावों का भरना, संयोजी उत्तकों का रख रखाव है। और फिर सर्वोत्तम आहार स्रोत में इसमें आंवला, पत्ता गोभी, स्कर्वी, खट्टे फल, टमाटर और नींबू, संतरा, आम, हरी मिर्च, आंवला, अमरूद और अनानास और अंकुरित चना। और इसका अभाव का रोग होगा स्कर्वी। और लक्षण है इसका मसूड़ों में खून निकलना, जोड़ों में दर्द और सामान्य कमजोरी। फिर नेक्स्ट वसा घुलनशील विटामिन है इसमें विटामिन ए रेटिनॉल 750 mg। और इसमें दृष्टि और त्वचा को ठीक बनाए रखना और दृश्य वर्णकों के संश्लेषण के लिए आवश्यक। फिर इसमें दूध, पनीर, मक्खन, अंडे, कॉड लिवर, ऑयल, गाजर, आम, पपीता, सीताफल, पालक, शकरकंद। और इसमें जो रोग होता है वो रतौंधी, जीरोफेथेलमिया या फिर केराटोनॉल और शुष्क त्वचा। और इसके लक्षण जो है धीमे प्रकाश में दिखाई न देना, वर्णाधनता हो जाता है। इसमें बता रहे हैं वसा घुलनशील विटामिन के बारे में। तो विटामिन डी, इसका 200 IU और इसके दांत और हड्डियां स्वस्थ। दूध, पनीर, अंडे
और फिर बच्चों में क्रिकेट्स का रोग हो जाता है, और फिर घुमावदार टांगे और पसली इसके लक्षण हैं। फिर है कैल्सीफेरॉल, ये इसके साथ ये बनाए रखता है और कैल्शियम तथा फास्फोरस का अवशोषण करता है। फिर है इसमें जो जर्दी कॉड और लीवर ऑयल और मछली मक्खन और धूप का सेवन, और इसमें जो रोग के लक्षण हो जाते हैं, वृद्धि करती अस्थियों का कैल्सीकरण में असफल वयस्कों में ऑस्टियोमेलेशिया रोग होता है। और फिर इसके लक्षण जो होते हैं वो होते हैं एक तो घुमावदार टांगे, पसली, निकला पसीना, हड्डियों का नरम हो जाना और लगातार हड्डी टूटना। फिर है विटामिन ई गर्भपात, इसका लेस मात्र। फिर है इसका जो एंटीऑक्साइड है, और इसको जो है अनाज और वनस्पति। लक्षण इसके जो है रोग के पुरुषों तथा पुरुषों में बंध्यता लक्षण होता है। और उसके बाद है टोकोफेरॉल विटामिन, इसमें जो सब्जी होती है वह है तेल, हरी पत्तेदार सब्जियां, गिरीदार फल, और इसमें जो रोग होता है प्रजनन और विफलता। और इसके लक्षण है स्त्रियों में गर्भाशय के समय अजन्मे भ्रूण का मर जाना। फिर इसके बाद है विटामिन के फिल्लोनिकॉन, इसकी सूक्ष्म मात्राएं होती हैं, रक्त का स्कंदन होता है, हरी पत्तेदार सब्जियां होती हैं, सोयाबीन और टमाटर होते हैं। इसके लक्षण जो रोग के स्कंदन और रक्तस्राव, और इसका लक्षण जो दिखता है वह होता है रक्त का थक्का देर से बनना। अब आता है खनिज। खनिज सूक्ष्म पोषक है जिनकी कि हमारे शरीर में वृद्धि के लिए भी, स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए भी अलग अलग मात्राओं में आवश्यकता होती है, और ये अकार्बनिक पदार्थ हैं और जो कि लवण के रूप में पाए जाते हैं, जैसे कि कैल्शियम, सोडियम, फास्फोरस, लोह इत्यादि। ये हमारे शरीर को भी ऊर्जा प्रदान नहीं करते हैं, लेकिन रोगों के विरुद्ध रक्षा करने के लिए भी आवश्यक होते हैं, और शारीरिक क्रियाओं में भी इनकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। खनिज बड़ी मात्रा में आवश्यकता और अल्प मात्रा में आवश्यकता। बड़ी मात्रा में आवश्यकता कैल्शियम, फास्फोरस, सोडियम, पोटेशियम, सल्फर, क्लोराइड और मैग्नीशियम। और अल्प मात्रा में आवश्यकता जो लोह, आयोडीन, दस्ता, क्रोमियम, कोबाल्ट, कॉपर, फ्लोराइड, मैग्नीज और मॉली बेडनम और सेलेनियम। कार्य में महत्व है, खनिज पदार्थ जो है निम्न कार्य करते हैं, जैसे अस्थियों में दांतों में के विकास के लिए भी आवश्यक। उदाहरणतया कैल्शियम, फास्फोरस संतुलन नियमन, शरीर के तरलों की अम्लता विषाक्तता का नियमन, जैसे सोडियम, पोटेशियम, क्लोराइड, लोहा हीमोग्लोबिन का मुख्य अवयव है जो कि ऑक्सीजन के परिवहन में मुक्त होने में सहायक है। फिर आयोडीन की आवश्यकता थायराइड या फिर थायरॉक्सिन के संश्लेषण में भी करती है, जो कि कोशिकाओं के अंदर भी ऑक्सीकरण की दर का नियमन करता है। जस्ता, तांबा व मैग्नीशियम हमारे शरीर की मुख्यतः क्रियाओं का नियमन करते हैं। बढ़ते हुए बच्चे की वृद्धि होने और हड्डियां तथा दांत मजबूत बनाने तथा मांसपेशियों की गति के लिए भी सोडियम, कैल्शियम, लोहा, फास्फोरस, आयोडीन आदि खनिज लवण आवश्यक है, और इनकी प्राप्ति हरी पत्तेदार सब्जियां, दूध, मांस, अंडे, फल, अनाज आदि से होते हैं। और निम्न तालिका में खनिजों की सूची, उनके स्रोत और कार्य, अभावजन्य रोग और लक्षण दिए गए हैं। इसमें शरीर के लिए आवश्यक खनिज और उनके स्रोत और कार्य बताए हैं, जैसे खनिज, फिर बताया कार्य, फिर उनका आहार स्रोत है, फिर अभाव के रोग और फिर रोग के लक्षण बताए हैं। खनिज है कैल्शियम, इसके कार्य है हड्डियों तथा दांतों का बनना, तंत्रिकाओं तथा दांतों और पेशियों के लिए आवश्यक, और इसके आहार स्रोत हैं दूध तथा दूध के उत्पाद, मछली, मांस, सेम, हरी सब्जियां और ब्रोकली, टेपोइका और अनाज। और इसके अभाव के रोग में होता है रिकेट्स व ऑस्टियोमेलेशिया, और रोग लक्षण है हड्डियों का नरम पड़ना, विकृतियां, हड्डियों में दर्द और दांतों के इनेमल की हानि। फिर आता है दूसरा लोह खनिज, इसका कार्य होता है हीमोग्लोबिन का बनना, ऑक्सीजन के वाहक के रूप में कार्य करता है, और इसका जो आहार स्रोत है वो है लिवर, हरी पत्तियां, सब्जियां, अंडा, पालक, मूंगफली और अनाज और गुड़। और अभाव का रोग होता है रक्ताल्पता, एनीमिया, और रोग का लक्षण है इसका वजन का घटना, भूख न लगना, चेहरा पीला पड़ना, जल्दी थक जाना आदि। और फिर है तीसरा रोग फास्फोरस खनिज है फास्फोरस, और कार्य है इसका हड्डियों और दांतों का बनना, और इसका आहार का स्रोत दूध, अनाज, हरी पत्तीदार सब्जियां, नट्स और बाजरा और मीट। और अभाव का रोग है इसके रिकेट्स और ऑस्ट्रेलोमेलेशिया,
और इसका रोग का लक्षण हो जाता है वो हड्डियों का नरम पड़ना और टांगों में मुड़ाव आना और सीने के बीच में उभार आना। फिर है चौथा खनिज आयोडीन। इसका कार्य है थायरॉक्सिन हार्मोन का उपापचय नियंत्रण, वृद्धि तथा मानसिक क्षमता का नियंत्रण करता है। और आहार का स्रोत है इसका आयोडीन युक्त नमक, समुद्री आहार, मछली, हरी पत्तेदार सब्जियां। और वह अभाव का रोग में आ जाता है गायटर, घेंगा और गलगंड अभाव का रोग है। और इसके रोग के लक्षण दिखते हैं थायराइड ग्रंथि का फूल जाना, शारीरिक तथा मानसिक वृद्धि में हाश होना। फिर है आपके पांचवा सोडियम एवं पोटेशियम। इसका कार्य है शरीर में पानी की सामान्य मात्रा का रख रखाव करना, तंत्रिका आवेगों के संरक्षण में सहायक। फिर आहार का स्रोत है सामान्य नमक, मांस, मुर्गा, मछली, फल, अनाज, अंडे, पालक, दालें, आलू, दही। और अभाव का रोग आता है इसमें उक्त रक्त दाव और सर्जन, परासरण दाव में गड़बड़ी। और रोग का लक्षण इसमें गंभीर कुपोषण, उच्च रक्तदाब और थकावट और भूख न लगना और उल्टियां। होता है जल। जल हमारे आहार का सबसे महत्वपूर्ण अवयव होता है। शिशु के शरीर का 75% भाग जो है वह वयस्क के शरीर का 60% भाग जल से निर्मित है। और जल कोशिका द्रव्य, रुधिर, प्लाज्मा तथा उत्तकों के अंतः कोशिका द्रव में उपस्थित होता है। और जल के विभिन्न कार्य इस प्रकार हैं। पहले तो खाद्य पदार्थों के परिवहन व पाचन के लिए भी आवश्यक, और फिर अपशिष्टों का उत्सर्जन, और फिर शारीरिक तापमान का नियमन और विभिन्न शारीरिक क्रियाओं में विलायक के रूप में भी कार्य करता है। जल के स्रोत जल की क्षतिपूर्ति निम्न प्रकार से होती है। एक तो सामान्य पानी या फिर चाय, कॉफी, दूध व फलों के रसों से, और फिर है फल, सब्जियां व मछली आदि द्वारा। और फिर है शरीर में ग्लूकोज के ऑक्सीकरण के उत्पाद के रूप में भी कुल जल बाहर निकलता है। उसके बाद है रुक्षांश। रुक्षांश कुछ खाद्य पदार्थों जैसे कि फलों में, वनस्पतियों में विद्यमान रेशेदार भाग को कहते हैं। और यद्यपि रुक्षांश आहार नहीं है, फिर भी वह हमारे भोजन का एक मुख्य भाग है। और रुक्षांश में मुख्यतः सेल्यूलोज होता है। और सलाद, सब्जियां तथा फल जिनमें कि तना और छिलका तथा रेशा अधिक हो, भुट्टा व दलिया आदि हमारे भोजन के प्रमुख रुक्षांश प्रदान करते हैं। और फिर एक कार्य, एक तो मल त्याग में सहायता प्रदान करता है और ये पाचन क्षेत्र को साफ रखता है और पाचन संबंधी रोगों से बचाता है। फिर कब्ज नहीं होने देता है और शरीर में जल धारण में सहायक होता है। और ये रक्त शर्करा व कोलेस्ट्रॉल के अनुकूलतम स्तर को बनाए रखने में भी सहायक है। फिर शरीर की ऊर्जा और आवश्यकताएं। हमारे शरीर के जीवन की विभिन्न प्रक्रियाओं के लिए भी ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है। और ये ऊर्जा जो हमें खाना खाने से प्राप्त होती है। जीवन की विभिन्न गतिविधियों के लिए भी हमारे शरीर की ऊर्जा आवश्यकताएं हम अनेक कारकों जैसे कि आयु, लिंग, कार्य संबंधी आवश्यकताओं, विशेष आवश्यकताओं जैसे गर्भावस्था में दुग्ध श्रवण आदि से प्रभावित होती हैं। बढ़ते शिशुओं, कठिन शारीरिक परिश्रम करने वाले लोग और मजदूर, और गर्भवती महिलाओं, दुग्ध श्रवण करने वाली महिलाओं, खिलाड़ियों, बीमारी से उबरते लोगों में शीत मौसम में कार्य करने वाले लोगों की ऊर्जा आवश्यकता अधिक होती है। और औसत दैनिक ऊर्जा आवश्यकताओं को विभिन्न आयु वर्गों के अनुसार निम्न तालिका में दिया गया है। जैसे आहार आवश्यकताएं और ग्राम में आयु, लिंग तथा विभिन्न शारीरिक क्रियाकलापों के अनुसार, जिसे आहार और पदार्थ का नाम है। फिर वयस्क पुरुषों में, और फिर वयस्क स्त्रियों में और बच्चों में 1 से 3 वर्ष और 4 से 6 वर्ष, और लड़का 10 से 12 वर्ष और लड़कियों 10 से 12 वर्ष। और अनाज इसमें वयस्क पुरुषों, बैठे कार्य वालों के लिए 460 और साधारण कार्य के लिए 520 और भारी कार्य के लिए 670। और वयस्क स्त्री के लिए बैठे कार्य में 410, साधारण कार्य के लिए 440 और भारी कार्य के लिए 570। बच्चे 1 से 3 वर्ष के लिए 175 और 4 से 6 के लिए 270। लड़का 10 से 12 वर्ष के लिए 420 और लड़कियां 10 से 12 वर्ष के लिए 380। इसी प्रकार से दालें जो होती हैं तीनों प्रकार के कार्य में 40, 50 और 60, और स्त्रियों में होती है 40, 45 और 50। बच्चे 1 से 3 35 और 4 से 6 में 35, और लड़का 10 से 12 वर्ष में 45 और 10 से 12 वर्ष में भी 45 लड़कियां। उसके बाद में पत्तीदार सब्जियां, ये होती हैं आपके पत्तीदार सब्जियां होती हैं 40, 40, 40, और वयस्क स्त्रियों में 100, 100 और 50, और बच्चे 40, 40 और 50, और लड़का
10 से 12 होता है 50 और लड़कियां भी 50। इसी प्रकार से अन्य सब्जियों में 60, 70, 80 लड़के और 40, 40, 100 वयस्क स्त्री और बच्चे। 1 से 3 के लिए 20 और 4 से 6 के लिए 30 और 10 से 12 वर्ष के लिए आपके आ जाएगा 50 और 10 से 12 वर्ष के लिए 50। फिर है जड़ें और कंद, ये लड़कों में के लिए तो आपके हैं 50, 60 और 80 और स्त्रियों के लिए 50, 50 और 60, बच्चे 10 और 20 और लड़का आपके हैं 10 से 12 वर्ष वाला 30 और 10 से 12 वर्ष वाली लड़कियां 30। इसी प्रकार से दूध वयस्क पुरुषों के लिए 150 और 200 और 250 और फिर वयस्क स्त्री के लिए 100, 150 और 200 और बच्चे 1 से 3 के लिए 300 और 4 से 6 के लिए 250 और लड़का 10 से 12 वर्ष के लिए 250 और लड़कियां के 10 से 12 के लिए 250। इसी प्रकार से तेल और वसाएं ये होती हैं आपके 40, 45 और 65 और बैठे कार्य की लड़कियों के लिए 100 और साधारण कार्य के लिए 150 और भारी कार्य के लिए इसी प्रकार से बैठे बैठे कार्य के लिए स्त्रियों में तो 20 और साधारण कार्य के लिए 25 और भारी कार्य के लिए इसके 40 और बच्चों के लिए आपके होगी 15 और 25 और लड़का 10 से 12 वर्ष के लिए हो जाएगी 40 और 10 से 12 वर्ष के लिए लड़कियां हो जाएंगी आपके 250। इसी प्रकार से चीनी और गुड़ में इसका बैठे बैठे कार्य लड़कों के लिए 30, 35 और 55 और लड़कियों के लिए 20, 20 और 40 और एक बच्चे 1 से 3 वर्ष के लिए तो 30 और 4 से 6 वर्ष के लिए 40 और लड़का 10 से 12 वर्ष के लिए भी 45 और लड़कियां 10 से 12 वर्ष के लिए 45। फिर आपके फल वयस्क पुरुषों के लिए तो बैठे बैठे कार्य करने वाले के लिए 20 और साधारण कार्य के लिए 30 और भारी कार्य के लिए 30 और बस वयस्क स्त्री के लिए बैठे बैठे के लिए 30 और साधारण कार्य के लिए 30 और भारी कार्य के लिए भी 30। बच्चे 1 से 3 वर्ष के लिए 30 और 4 से 6 वर्ष के लिए 40 और लड़का 10 से 12 वर्ष के लिए 45 और 10 से 12 वर्ष के लिए लड़कियां 45। इसी प्रकार से फल वयस्क पुरुष के लिए बैठे बैठे के लिए 20 और साधारण कार्य के लिए 30 और भारी कार्य के लिए 30 और वयस्क स्त्री में 30, 30, 30 और बच्चे जो है 5 और 10 और इसी प्रकार से लड़का 10 से 12 साल में हो जाएगा 10 और लड़कियां भी 10। फिर बढ़ते बच्चों की पोषण संबंधी आवश्यकताएं। बढ़ते बच्चों को अनेक उनके शरीर के भार की तुलना में अधिक भोजन की आवश्यकता होती है। उन्हें चाहिए कि वृद्धि के लिए नए ऊतकों के निर्माण हेतु प्रोटीन की अतिरिक्त मात्रा लेवें और फिर अस्थियों व लाल रक्त कणिकाओं के निर्माण के लिए भी अधिक कैल्शियम व फास्फोरस, स्वस्थ दृष्टि विकास के लिए विटामिन ए और सामान्य स्वास्थ्य के लिए भी विटामिन सी और स्वस्थ हड्डियों के लिए विटामिन डी। और इसी प्रकार से विभिन्न कामों में लगे हुए लोगों की पोषण आवश्यकताएं। कठिन शारीरिक श्रम करने वाले लोगों जैसे रिक्शा चालक के लिए मजदूर और मिल में काम करने वाले लोगों आदि के लिए भी ऐसे आहारों की आवश्यकता होती है जिसमें कार्बोहाइड्रेट व वसा प्रचुर मात्रा में हो और इसी प्रकार से खिलाड़ियों को भी ऐसे आहारों की आवश्यकता होती है और जो कि उन्हें काफी ऊर्जा प्रदान कर सके। इसी प्रकार से गर्भावस्था में दुग्ध श्रवण अवधि में पोषण आवश्यकताएं। एक गर्भवती महिला को वृद्धिमान भ्रूण को भोजन प्रदान करना होता है और अतः इसे अतिरिक्त पोषकों की आवश्यकता होती है। एक गर्भवती व दुग्ध श्रवण करने वाली महिला को ऐसा आहार ग्रहण करना चाहिए कि जिसमें निम्नलिखित पोषक तत्व उपलब्ध हों, जैसे ऊतकों की वृद्धि के लिए अतिरिक्त प्रोटीन, बच्चे की हड्डियों के निर्माण के लिए अत्यधिक कैल्शियम व फास्फोरस और बच्चे को पर्याप्त निर्माण के लिए अधिक पोषक, अधिक लोह और फिर स्वयं के लिए भी अधिक कार्बोहाइड्रेट और क्योंकि भ्रूण परिवर्तन से जुड़ी हुई समस्त निर्माण की प्रक्रियाओं के लिए भी अतिरिक्त ऊर्जा की आवश्यकता होती है। इसी प्रकार से दुग्ध श्रवण करने वाली माओं को भी दुग्ध निर्माण हेतु भी अतिरिक्त विशेष भोजन की आवश्यकता होती है। अतः उनके आहार में अधिक प्रोटीन और कैल्शियम व विटामिनों की आवश्यकता होती है।